नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है हमारे लेखक कामता नाथ जी ने। बच्चों, अगर कामता नाथ जी की कहानियों की बात की जाए तो मैं आपको बताती हूँ, कामता नाथ जी ने हमारे हिंदी साहित्य में जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वह मानवीय संवेदना या सामाजिक समस्या को ध्यान में रखकर लिखी हैं, और इनकी कहानियों में जो इन्होंने पात्र चित्रण किया है वह इतना शानदार है कि इन्हें अपने उद्देश्य में पूरी सफलता मिली है। बच्चों, आज आप इनकी ही एक कहानी लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने चूड़ियाँ तो देखी ही हैं। आपके घरों में आपकी मम्मी, ताई, मौसी, चाची, बुआ सभी लोग चूड़ियाँ पहनते हैं। चूड़ियाँ पहनना हमारी संस्कृति में बहुत अच्छा माना जाता है। चूड़ियाँ हम लोग ही नहीं, विदेशों में भी पहनते हैं। बच्चों, क्या आप लाख के बारे में जानते हैं? ये लाख क्या होती है? बच्चों, लाख एक प्रकार का पदार्थ होती है जिसे कि एक कीड़े के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यानी लाख का निर्माण एक कीड़ा करता है। बच्चों, आप लोगों ने रेशम का धागा तो देखा ही है। जिस तरह रेशम के धागे का निर्माण एक कीट के द्वारा किया जाता है, वैसे ही इस लाख पदार्थ का निर्माण एक कीड़े के द्वारा होता है। हम प्राचीन समय से ही लाख का उपयोग करते आ रहे हैं। लाख से हम विभिन्न प्रकार के खिलौने, चूड़ियाँ, बहुत सारे गहने बनाते हैं। तो आज हम इस लाख की चूड़ियों के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारी कहानी लाख की चूड़ी पर ही आधारित है। चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस कहानी का छोटा सा परिचय दूंगी। यह बताऊंगी कि लेखक ने लाख की चूड़ी कहानी क्यों लिखी। बच्चों, यह कहानी कामता प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा का चित्रण किया है। बच्चों, आपको पता है लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता है? लाख की चूड़ियाँ मणिहार बनाता है और यह हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आता है। लेकिन जब से हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हो रहा है, हम लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे हमारे यहाँ इन हस्तशिल्प कलाओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। यानी हस्तशिल्प कला करने वाले जो कारीगर हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। क्या समस्याएं आ गई हैं कि जब मशीनों से काम होना शुरू हो गया है तो जो हस्तशिल्प के कारीगर हैं वे बेरोजगार से हो गए हैं। उनके पास जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने मशीनों के द्वारा छिनते रोजगार को तो दर्शाया ही है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया है। बच्चों, जब से मशीनों से काम होने लगा है तब से इन हस्तशिल्प कलाओं के लिए बहुत ही परेशानी आ गई है। क्या परेशानी आई है कि इन हस्तशिल्प कलाओं को बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, इनके लिए बहुत कुशल कारीगर चाहिए होता है। लेकिन जब से ये काम मशीनें करने लगी हैं तब से हमारे इन कारीगरों के पास काम नहीं रह गया है। आज की कहानी में हम एक कुशल कारीगर, हमारे कारीगर का नाम है बदलू, उसके स्वाभिमान की कथा सुनेंगे कि किस तरह से उसने औद्योगिक विकास और शहरीकरण के चलते अपने स्वाभिमान को किस प्रकार उसने बचाए रखा। तो बच्चों, चलते हैं कहानी की तरफ। सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बच्चों, अपनी कहानी का जो पात्र है वह है बदलू। लेखक को सारे गांव में यही अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं जब वहां से लौटता था तो मेरे पास बहुत सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो भी किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चों, ये जो चाव है, चाव का अर्थ है शौक। इसमें लेखक यह बता रहा है कि जब कभी भी वो मामा के गांव जाता था तो उसे मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहां पर बदलू नाम का व्यक्ति रहता था जो कि लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के दिया करता था
और इन गोलियों के लालच के कारण ही लेखक को मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों आगे देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बच्चों देखो इस लाइन पर ध्यान दो। मामा कौन होते हैं? मामा हमारी मम्मी के भाई होते हैं, और जब हम हमारी मम्मी के भाई के यहाँ जाते हैं तो हम वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबको मामा या नाना कहकर ही संबोधित करते हैं। ऐसे ही लेखक यह बता रहा है कि जब वो अपने मामा के गांव जाता था तब बदलू को उसे मामा कहना चाहिए था। मामा के गांव का व्यक्ति होने के नाते उसे मामा कहकर संबोधित करना चाहिए था, लेकिन लेखक बदलू को बदलू काका कहा करता था। क्यों कहा करता था? क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक को बदलू काका कहना बहुत अच्छा लगता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन क्या होता है? सहन आंगन होता है, यानी मकान जब हमारा बना हुआ होता है उसके आगे जो खुला हुआ भाग होता है उसे हम सहन या आंगन कहते हैं, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बदलू बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, दहकती यानी जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बच्चों आप ये चित्र में देख रहे हैं कि जो बदलू है वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ही अपना काम कर रहा है। बच्चों जब वो जाता था तब वह क्या देखता था कि बदलू के बगल में एक भट्टी आग की भट्टी दहकती रहती थी, यानी सारे दिन भर जलती रहती थी, जिस पर बदलू क्या किया करता था? लाख को गर्म करके पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बच्चों चौखट हम किसे कहते हैं? चौखट वैसे तो किसी दरवाजे की जो किनार होती है चारों तरफ की, उसे चौखट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चौखट एक चौकोर लकड़ी के गुटके को कहा गया है, जिस पर वह क्या करता था? लाख को गर्म करता था। जब लाख गर्म होकर मुलायम हो जाती थी तब उसे वह सलाख के समान, सलाख क्या होती है? सलाख एक धातु की छड़ होती है। आपने धातु की छड़ देखी है? धातु की छड़ लंबी और पतली होती है, तो यह सलाख के समान वो जो लाख होती थी उसको सलाख के समान पतला करता था, यानी पहले तो वह उसे गर्म करता था। गर्म करने के बाद जब वह मुलायम हो जाती थी तब उसे लकड़ी की चौखट पर रखकर सलाख के समान लंबा और पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी थी, जो कि आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मुंगेरियां क्या होती है? मुंगेरिया एक लकड़ी का गोल गुटका होता है। यानी बच्चों आप यह चित्र देख रहे हैं, यह मुंगेरी का चित्र है, यानी जब वो लाख को सलाखों के समान लंबी पतली कर चूड़ी का आकार दे देता था, उसके बाद वह इस बेलन नुमा मुंगेरियों पर लगाकर उसे लगाता रहता था। और यह मुंगेरी कैसी होती थी? यह मुंगेरी आगे से तो सकरी होती थी और पीछे से चौड़ी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि हर व्यक्ति की कलाई का नाप अलग अलग होता है। जिसका नाप छोटा होता है उसके लिए छोटे आकार की चूड़ियाँ बनती थी, जिसका बड़ा होता है उस पर बड़े आकार की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उन्हें रंगा करता था। लाख को बदलू ने गर्म किया, गर्म करने के बाद में पिघलाया, पिघलाने के बाद सलाख के समान उनको पतला व लंबा किया, फिर चूड़ी का आकार देकर बेलन नुमा मुंगेरी पर चढ़ाया और उसके बाद जब एक जोड़ा पूरा बन जाता
तब वह उन्हें रंग करता था, यानी उन्हें अलग अलग रंग दिया करता था। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ तो सारे ही रंगों में बनती है और चूड़ी बनने के पश्चात ही उन पर रंग होता था। बदलू का यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? मचिया एक बैठने की चौकी होती है, यानी स्टूल जैसी ही होती है, लेकिन स्टूल से ऊंचाई उसकी कम होती है, जो कि बहुत ही पुरानी थी। वह पुराने मचिए पर बैठकर ही क्यों करता था? क्योंकि बच्चों, जब हम अपना कोई भी काम पूरी तन्मयता से करते हैं तब क्या होता है, हमें चीज़ों की आदत पड़ जाती है। तो बदलू को उस मचिए की ही आदत पड़ गई थी और वह उस पुराने मचिए पर बैठकर ही काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। बच्चों, लेखक को बदलू बहुत अच्छा लगता था। जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, हमें उसे बातें करना भी बहुत अच्छा लगता था। तो लेखक क्या करता था? लेखक को बदलू अच्छा लगता था तो वह हर दोपहरी बदलू के पास चला जाता था और पूरा दोपहरी का समय वह बदलू के पास ही बिताता था। वह मुझे लला कहा करता था। बदलू प्यार से हमारे लेखक को क्या कह रहा है? लला कह रहा है। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया यानी बैठने की एक चौकी और मंगा दिया करता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। 4-6 जोड़े चूड़ियाँ यानी 8 या 12। क्यों 8 और 12? जोड़ा क्या होता है? जोड़े में तो 2 चीज़ें ही शामिल होती हैं, संख्या से 2 चीज़ें ही शामिल होती हैं। तो वह कितनी बना पाता था पूरे दिन में? 8 या 12 चूड़ियाँ ही बना पाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू यानी नई दुल्हन की कलाई। बच्चों, जब नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती है अपनी कलाई में तो उसके हाथों में चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगती है। ऐसे ही जब बदलू अपने सारे दिन भर मेहनत करने के बाद 4 और 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था, तब वह उन्हें बना चुकने के पश्चात थोड़ी देर शांति से बैठकर देखा करता था और उसे यह देखना बहुत अच्छा लगता था कि दिन भर उसने क्या किया, कितनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद कितनी सुंदर चूड़ियाँ बनाई। बदलू मनिहार था। बच्चों, मनिहार किसे कहते हैं? जो चूड़ी बनाने का कार्य करता है उसे हम मनिहार कहते हैं। कहीं कहीं लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले को लखेरा भी कहा जाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक क्या होता है? पैतृक यानी पूर्वजों से प्राप्त होता है। यानी बदलू के घर में सभी लोग पिछले ज़माने से, बहुत ही पुराने समय से लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम किया करता था। यानी उनके यहाँ यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बच्चों, वो जो चूड़ियाँ बनाता था वह चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और उनकी खपत यानी उनकी जो मांग थी वह भी बहुत ही अधिक थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के सभी लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बच्चों, उसकी चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव की सारी महिलाएं तो उसकी चूड़ियाँ पहनती ही थी, साथ में आसपास के गांव की जितनी भी महिलाएं थी वे भी बदलू के हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ ही पहना करती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। देखिए, एक बात, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसके लिए हम पैसा देते हैं, पैसा देकर ही वस्तु खरीदी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप बदलू की बात देखिए, बदलू अपनी चूड़ियों को कभी भी पैसों में नहीं बेचता था। तो सोचिए फिर वह कैसे देता होगा। तो बच्चों, उसका अभी तक का वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाया करते थे। यानी बदलू जब पैसे नहीं लेता था तब क्या करता था? बच्चों, जब वह पैसे नहीं लेता था
तब वह वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, यानी जिस किसी को भी उससे चूड़ियाँ लेनी होती थी वह उसके पास अनाज लेकर, कोई और सामान लेकर, जो भी उसके उपयोग में आता था कोई भी सामान लेकर लाख की चूड़ियाँ ले जाया करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। देखिए बदलू की विशेषता कि बदलू का स्वभाव कैसा था, वह बहुत सीधा व्यक्ति था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। बच्चों, जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो मोल भाव भी करते हैं, मोल भाव करते करते हमसे झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन बदलू एक ऐसा व्यक्ति था, इतना सीधा और सरल स्वभाव का था कि लेखक ने उसे कभी भी किसी से भी झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। बच्चों, वो सारी इतना सीधा था कि सारी जिंदगी वो किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में चूड़ियाँ दे सकता था, यानी बिना किसी पैसे या बिना किसी वस्तु के भी चूड़ियाँ दे सकता था। लेकिन जब बात शादी विवाह की आती थी उस समय वह अपनी सारी कसर पूरी कर लेता था, यानी उसकी जितनी भी मांगे थी, उसे जो भी कुछ चाहिए होता था वह ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग का जोड़ा होता है, उसमें चूड़ियाँ बहुत ही जरूरी मानी जाती हैं, और जिसमें लाख को तो हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो इस सुहाग के जोड़े में जो चूड़ियाँ बनती हैं उसका महत्व ही बहुत अधिक होता था, इसलिए वह अपनी सारी कसर शादी विवाह के मौके पर कर लिया करता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी किसी बात पर वह नाराज हो गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लगना एक मुहावरा है, यानी बहुत ही कठिनाई हुई थी उसको मनाने में, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते 100 अलग, यानी विवाह में वह अपनी सारी बातें मनवा लेता था। और लोग उसे विवाह में क्या क्या दिया करते थे, उसके लिए घरवाली के लिए सारे कपड़े दिया करते थे, अनाज दिया करते थे, और बदलू अच्छा काम करता था इसलिए उसे सम्मानवश पगड़ी मिला करती थी और साथ में रुपये भी मिला करते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू बहुत सीधा व्यक्ति था, लेकिन उसे एक ही चीज़ बहुत खराब लगती थी, वह क्या थी? कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। बच्चों, बदलू एक हस्तकला का कारीगर था और उसे यह अच्छे से पता था कि लोग अगर कांच की चूड़ियाँ पहनने लग जाएंगे तो उसकी इस कला का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बच्चों, कांच की चूड़ियाँ मशीनों में बनती है और मशीनों से जो बनी हुई चीज़ होती है वह दिखने में भी बहुत सुंदर हुआ करती है। तो बदलू को यह लगता था कि अगर लोग ये कांच की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उसके जैसे कारीगरों का क्या होगा जो दिन भर मेहनत करके 4-6 जोड़े ही चूड़ियाँ बना पाते हैं। इसलिए उसे कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। बच्चों, लेखक का सारा समय बदलू के यहीं बीता करता था। पूरी दोपहरी हमारा लेखक बदलू के यहीं रहता था। तो बदलू उससे क्या क्या पूछा करता था। कभी उसे घर के बारे में पूछा करता कि उसका घर कैसा है, कभी वह लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछा करता था, कभी कभी तो वह शहर के बारे में पूछा करता था, क्योंकि हमारा लेखक कहाँ रहता था, हमारा लेखक शहर रहा करता था। मैं कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, मोच यानी
चोट। यानी जब लेखक उससे बातें करता था तो क्या कहता था कि शहर में सारे लोग ही कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उसे वह क्या जवाब दिया करता था, शहर की बात और है लला। यानी शहर में जितना खुलापन है उतना गांव में नहीं है। शहर में इतना अधिक खुलापन है कि वहाँ की औरतें अपना मर्द यानी अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों में घूमती हैं। गांव में इतना खुलापन नहीं होता। अपने पति का हाथ पकड़कर घूमना गांव में अच्छा नहीं माना जाता था और सड़कों पर घूमती है। और क्या कहता था साथ में वह कि शहर में रहने वाली जितनी भी औरतें होती हैं उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं, क्योंकि वह कठिन कार्य कम किया करती हैं। गांव की औरतें तो बहुत कठिन काम किया करती हैं, जैसे दूध दोहना, खेती बाड़ी करना, बहुत सारे काम, और सारे काम अपने हाथों से करती हैं। तो वह क्या कह रहा है कि लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ ना आ जाए। यानी लाख की चूड़ियाँ क्या होती है, वजन में भारी होती है। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनकी जो कलाई है वह उसे सहन नहीं कर पाएगी और चोट आ जाएगी उन्हें। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिर यानी आदर भी किया करता था। यानी लेखक जब भी उससे मिलने जाता था तो उसका अच्छे से आवा भगत किया करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। यानी लेखक को भी वह इतना पसंद किया करता था कि अपने गाय के दूध की पूरी मलाई वह हमारे लेखक के लिए बचा के रखता था और प्रतिदिन उसे 2-4 आम भी खिलाया करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। बच्चों, हमारे लेखक अपने बचपन की बात बता रहा है कि वह जब छोटा था तब क्या किया करता था। तो वह जब छोटा था, छोटे बच्चे को खेलने का सामान बहुत अच्छा लगता है, खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। तो लेखक को वह बदलू सबसे अच्छा इसलिए लगा करता था क्योंकि लेखक को लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था प्रतिदिन। बच्चों को तो खेलने के सामान ही पसंद होते हैं, इसीलिए लेखक को सिर्फ वह इसलिए अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना दिया करता था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ लाख की चूड़ी कहानी का पहला भाग पढ़ा, जिसमें आपने बदलू के बारे में जाना कि बदलू कैसा व्यक्ति था, क्या